तो वैसे टेक्निकली ये लेक्चर 2 है। आप लोगों में से अगर किसी ने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया है तो आप पोर्टल पे जाके एक बार देख लीजिएगा। उसमें मैंने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाया है। रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना जिसमें लाइट रे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है और वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। बट मेरा एक सवाल है जो कि बहुत जरूरी है। मैं आईने में देखता हूं, मुझे मेरी सूरत नजर आती है। मैं आईने में देखता हूं, मुझे, अबे शेर नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कह रहा वाह 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 वाह, शीट दे दीजिए प्लीज। हाँ, जिसको चाहिए होगा रख लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, जब मैं आईने में देखता हूं मुझे मेरी सूरत नजर आती है। किताबों में देखो तो वो कहता उसकी, वो कह रहा औकात नजर आती है। कहता है किताबों में देखो तो औकात नजर आती है। क्या शेर बन गया। वाह, एक बार रिपीट ही कर लेते हैं। तो जब मैं मिरर में देखता हूं मुझे अपनी इमेज नजर आती है। एक फ्लैट सरफेस यानी कागज पे देखता हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता। उसका रीजन क्या है वो आप ही बताएं। वेरी गुड, क्या बोला? ओपेक। ये तो काफी खुल गया। हाँ, हाँ सॉरी, एक साइड से पॉलिश होता है। इसलिए जब जब हम लोग बात करते हैं सिल्वर्ड मिरर की, जिसको हमने एक तरह से सिल्वरिंग करी होती है जिस पे सिल्वर्ड मिरर की, तो वो इतनी ज्यादा स्मूथ होती है, इतनी ज्यादा रेगुलर होती है। तो जब वो रिफ्लेक्शन कॉज करती है तो इवन रिफ्लेक्शन कॉज करती, इवन रिफ्लेक्शन कॉज करती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि अगर मान लीजिए ये सरफेस है, इरेगुलर है, ये इरेगुलर सरफेस है। इस इरेगुलर सरफेस पे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑब्जेक्ट है ए बी, अगर इसने इमेज बनानी शुरू करी, रे ऑफ लाइट ऐसे गई, रिफ्रैक्शन हुआ, सॉरी रिफ्लेक्शन हुआ, बोलो हाँ। लेकिन अगर इसी के जस्ट नीचे वाले पॉइंट से देखूं तो रिफ्रैक्शन जब होगा तो इमेज यहां पे फॉर्म नहीं कर पाएगा। रीजन, क्योंकि रे ऑफ लाइट मीट ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर इसकी जगह फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट, तो हर जगह से क्या होती है? इवन रिफ्रैक्शन होती है। तो वहां पे इमेज फॉर्म हो जाती है, और जब इमेज फॉर्म होती है तो इमेज नजर आती है। तो पॉलिशिंग करने से क्या होता है? पॉलिशिंग करने से इरेगुलरिटीज खत्म हो जाती हैं, ये स्मूथ हो जाता है। जैसे इस दीवार में देखो आप, क्या तुम्हें अपना चेहरा नजर आ रहा है? थोड़ा बहुत, क्योंकि ये थोड़ा रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस है अभी। अच्छा, अभी नीचे बेंच पे देखो, क्या चेहरा नजर आ रहा है? नहीं। अब देखो चूंकि रफ है, ये कितनी है तो स्मूथ नहीं, ये इतना रफ है कि आप इस पे अगर 1 घंटे अपना हाथ ऐसे रगड़ते रहो तो या तो लकड़ी जल जाएगी या तुम्हारा बल। अब समझो मैं क्या कर रहा हूं। फ्रिक्शन है, दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन है क्या? बोलो हाँ। आप कितना ही कोल्ड क्रीम लगा लो, कितना भी अच्छा वाला क्रीम लगा लो, लड़कियां लगाती हैं ना, वो क्या होती हैं ऐसा कुछ। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अनइवन रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज नजर नहीं आती, यहां पे इवन रिफ्रैक्शन होता है। ये रिफ्लेक्शन था, ये लास्ट क्लास में पढ़ाया था और ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट उतना पढ़ाया जितना उतना आना चाहिए आपको। आज बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है? और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बच्चों, वो सिलेबस का पार्ट है। लेकिन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या नाम बोल रहा हूं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो उसमें से पास होने वाली लाइट के बिहेवियर को डिसाइड करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें से पास होने वाले लाइट का बिहेवियर डिसाइड करेगी। बिहेवियर मतलब उसकी वेलोसिटी डिसाइड करेगी। जैसे उदाहरण के तौर पे लाइट जब हवा में चलती है तो 3 यानी 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड से चलती है। लेकिन वही लाइट अगर एयर की जगह ग्लास में चलने लगे, शीशे में, कांच में, तो उसकी स्पीड 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ये फैक्ट्स हैं। यानी मीडियम डिसाइड कर रहा है कि वहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। मीडियम डिसाइडिंग इट। वो प्रॉपर्टी मीडियम की जो लाइट की स्पीड को डिसाइड करे या ऑल्टर करे, उसको नाम बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो कुछ डेंसिटी जैसा ही होता है। डेंसिटी क्या आता है याद करो, कितना मास है पर यूनिट वॉल्यूम में। मास अपॉन में वॉल्यूम इज द डेंसिटी। जितना ज्यादा डेंसिटी होता है उतना ज्यादा गाढ़ापन होता है। ग्लिसरीन की और पानी की बात करो, ग्लिसरीन इज मोर डेंस, उसका गाढ़ापन ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज्यादा होता है जिसमें मीडियम को, ज्यादा गाढ़ा होता है। यानी कहीं ना कहीं डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटेड है। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है उसकी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम दैट डिसाइड्स और ऑल्टर्स व्हाट, दैट ऑल्टर्स द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। रिफ्रैक्शन क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन रिफ्रैक्शन का मेन कारण एक्चुअल में मीडियम चेंज होना ही होता है। इसलिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना पहले ज्यादा जरूरी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी जब मीडियम का हम निकालते हैं तो ना हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। जिंदगी में सर कंपैरिजन ही होता है कि शर्मा जी की लड़की के देखो इतने नंबर आए, तुम्हारा कितना हुआ, तो है कह रहा उसी को देख रहा था तब इतने आए हैं। कंपैरिजन होता ना कि सर उसके 100 नंबर आए, तुम्हारे कितने नंबर आए हैं। कभी भी किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जब कंपेयर की जाती है, कभी भी किसी भी लिक्विड की डेंसिटी जब कंपेयर की जाती है, वो पानी के रिस्पेक्ट में की जाती है। इफ रिमेंबर, डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड with respect to density of water at 4 degrees Celsius is called as relative density or specific gravity. तो कभी भी किसी मीडियम की डेंसिटी कंपेयर कर जाएगी तो पानी के रिस्पेक्ट में करी जाएगी, और कभी भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर किया जाएगा तो एयर के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। यानी एयर भी स्टैंडर्ड है, पानी भी स्टैंडर्ड है, वो शर्मा जी की लड़की भी स्टैंडर्ड है। रेफरेंस, 3 चीजों का रेफरेंस होता है सर। पानी, शराब ने, हवा, पानी की शराब याद आ गया, पानी, हवा और कोई भी रेफरेंस एक्स वाई जेड जो भी, समझ में आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम दैट डिसाइड्स व्हाट, दैट डिसाइड्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हाँ ना तो बोल दो बे, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अरे बोलो तो सही यार। लेकिन किताबों में ये डेफिनेशन थोड़ी ना लिखी हुई होगी इसकी, इसे डेफिनेशन कुछ और है, पढ़ लेते हैं क्या डेफिनेशन है। हमें कंपैरिजन करना है। अच्छा, कभी भी ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो कंपैरिजन पानी नहीं होगा, हमेशा एयर होगी। तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की, यानी म्यू ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो हम कैसे बताएंगे व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये तरीका होता है, ये तरीका होता है। जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करें वो एयर है, और ये एब्सोल्यूट है सर, एब्सोल्यूट कि जनरलाइजेशन में ये होता है सर। किसके रिस्पेक्ट में बात करोगे? आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड से तो करोगे यार। आप किसी फेलियर से कंपेयर, कोई पेरेंट होता है फेलियर, यार उसका बच्चा फेल हो गया तो पास हो गया, बहुत बढ़िया। वो कहते थे वो कितने ऊपर तुमसे रहे। वो चालाक नहीं होते हैं पेरेंट्स, वो सिर्फ स्टैंडर्ड दिखा रहे होते हैं। यू शुड कंपेयर, किसके रिस्पेक्ट में वो बताएंगे तुम्हें, वो बताएंगे तुम्हें। रेफरेंस क्या है? अभी एयर है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट in air
to the speed of light, to the speed of light in a water will be what? Refractive index of, we are referring with respect to air. कौन बोला वाटर? वाटर नहीं है सर, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसलिए यहां शब्द इस्तेमाल किया गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहलाता है? जब मैं कंपेयर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू, जब मैं कंपेयर कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एयर। और हां, यह बात जान के बड़ी अजीब सी लगती है कि जिस जगह से एयर निकाल दो वो वैक्यूम बन गया, जिस जगह से एयर निकाल दो वो क्या बन गया? लेकिन वैक्यूम और एयर को एक जैसा मानते हैं, क्योंकि लाइट का बिहेवियर एयर में जैसा था वैसा ही वैक्यूम में है, तो मेरे लिए एयर वैक्यूम फ्री स्पेस एक जैसा ही होगा। विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट। अब किसी का भी निकाल लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ अल्कोहल, बोलो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल। अच्छा, ये ना लिखने का एक तरीका है, देखो यहां पे ना एयर लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले दिखा नहीं रहा था क्योंकि सर हवा है, ऊपर हवा है नहीं है पता ही नहीं चलता, ऊपर क्या है? हवा है। तो अगर ऊपर कुछ नहीं लिखा तो ऊपर क्या है? बेसिकली एयर है। तो ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोला? विद रिस्पेक्ट टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू, या फिर सिंपल बोलो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। बोलने का तरीका समझ में आ गया? म्यू जी ए, जी या ए या, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं म्यू जी ए, या खाली मैं इसको सिर्फ म्यू जी भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, म्यू जी एयर या फिर म्यू जी। बोलो हां। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं तो इसका जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसका जो वैल्यू है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है? 3/2। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पानी क्या है? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल डिपेंड करता है कौन सा ब्रांड पी रहे हो, मतलब बात कर रहे हो। जैसे वोडका की बात करो गला साफ कर रहे हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ वोडका इज 1.21। ओहो, लाइटर देन वाटर, तभी तो आदमी पीता तो उड़ने लगता है। अबे देखो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.33। कितना आराम से खुल जाती है वो, पानी में भी और दिमाग में भी। अबे हाँ ना बोलो यार। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है ना? इस बात पे बात करेंगे। ये समझ में आ गया तुम लोगों को? व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ any medium with respect to, and we always compare in terms of speeds. अच्छा, ऐसा कोई यूनिट होता है क्या? यूनिट होता है क्या? बिकॉज ऊपर भी स्पीड नीचे भी स्पीड कट जाएगा। ये पहला टर्म है, लिख लिया तुम लोगों ने साथ साथ ये? दूसरा हटा दूं उसको? अच्छा लिख लो मैंने। तो ये जो हमने पढ़ा इसका नाम हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है, एब्सोल्यूटिसिटी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, विद रिस्पेक्ट टू एयर। दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों, दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
उसका नाम है रिलेटिव, उसका नाम है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम है इसका? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव होता है कि साहब अल्कोहल का इतना, पानी का इतना, ग्लास का इतना, वाटर का इतना, यानी विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, with respect to another medium. The refractive index of a medium with respect to another medium is called as what? Relative refractive index. सही है? जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं म्यू जी डब्ल्यू, पढ़ के बताना क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको जब मैं लिखूंगा तो दिस विल बी वी डब्ल्यू अपॉन में Vg। इसको भी प्रूव करेंगे जल्दी, बट फिलहाल याद कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर टू द वेलोसिटी ऑफ ग्लास। अच्छा हमने बोला मान लो उल्टा कर दिया, म्यू डब्ल्यू जी, पढ़ना क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, दिस विल बी व्हाट? वी जी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू। सही है ना? इसकी यूनिट क्या होती होगी? इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। अच्छा टेक्निकली देखें तो जैसे मैंने ये म्यू जी डब्ल्यू लिखा था, जब मैंने म्यू जी डब्ल्यू लिखा था, म्यू जी ए लिखा था, सॉरी, जब मैंने म्यू जी ए लिखा था तो म्यू जी ए है म्यू जी ए है सी अपॉन में वी जी। टेक्निकली ये तो है, स्पीड ऑफ लाइट को अपन सी तो लिखते थे, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हमने क्या लिख दिया? वी जी। अच्छा आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैक्सिमम होती है, उससे ज्यादा स्पीड कहीं पे भी, यानी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली इन वो एयर में मैक्सिमम होती है बस। यानी अगर मैं बात करूं वीजी की तो वीजी सी से हमेशा, यहां बात करूं सी अपॉन में वी डब्ल्यू तो वी डब्ल्यू सी से हमेशा। अगर मैं बात करूं यहां पे वी ऑफ अल्कोहल की तो वी ऑफ एयर, या फिर इसको सी भी तो बोल सकता हूं, बोलो तो सही यार, एयर से कम, वो ये वी अल्कोहल से ज्यादा ही होगा, वी अल्कोहल सी से कम ही होगा। यानी हमारा यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमेशा ज्यादा ही होगा, और अगर ज्यादा ही होगा यानी यहां पे ये हमेशा 1 से, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा ही आता है। लिख लेना, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा ही आता है। सही है? शुरू करें आगे। अच्छा यहां की बात करना, यहां की VW और VG में से, VW और VG में से एक्चुअल में VW ज्यादा है, यहां की बात करियो, VW ज्यादा है तो म्यू GW यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से, याशिका 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से, क्या लिख लेना, कैन बी ग्रेटर और लेसर देन 1, कैन बी ग्रेटर देन और लेसर देन 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? मीडियम की प्रॉपर्टी है जो स्पीड को डिसाइड करेगी। अलग अलग मीडियम का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बताने के तरीके दो होते हैं, या तो बताओ एब्सोल्यूट, या तो बताओ दोनों में से सही कौन है? दोनों सही है सर। एयर के रिस्पेक्ट में बताओगे तो एब्सोल्यूट, किसी और के रिस्पेक्ट में बताओगे तो रिलेटिव। मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही थी, ये मेरा नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर रही थी किसी मीडियम पे, ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2, ये मान लो डेंसर मीडियम है। कैसा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम है। मान लीजिए रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से एंटर करी, मीडियम 2 के अंदर जा रही है। जैसे ही वो मीडियम 2 के अंदर जा रही है उसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। क्यों? क्योंकि पहले वो चल रही थी हवा में, वो थी रेयर मीडियम। दूसरी कौन सा है? वो मान लो कोई लिक्विड है, डेंसर मीडियम। अच्छा एक शब्द और इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्टिकल रेयर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। जो हल्का है वो रेयर, जो भारी है वो डेंसर। तो मैं लिख सकता हूं ये क्या है, मान लो ऑप्टिकल रेयर मीडियम।
और ये क्या है, यह है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। डेंसर मतलब कौन, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर्स ज्यादा होगा। तो लाइट रे ऐसे जा रही थी, इस लाइट का नाम रख दिया मैंने इंसिडेंट रे। कौन सी रे, अच्छा इस वाली का नाम जो डॉटेड बनाया इसका नाम नॉर्मल था क्या? मैंने कहा मान लीजिए रे ऑफ लाइट सीधा ऐसे जा रही थी, जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, ऐसे जानी चाहिए थी कि नहीं जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे ना जाके वो बेंड हो जाती है, अपने पाथ से भटक जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। इसको अपन बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या था, याद है, लाइट आई बाउंस कर गई, रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट अंदर जा रही थी, ऐसे जाना था उसको, मुड़ गई सर, पाथ चेंज कर लिया। क्या कर लिया, पाथ चेंज कर लिया। मैं लास्ट क्लास में डेमोन्स्ट्रेशन दिखा भी रहा था इसका, मैंने लेजर लाइट को अंदर पानी के अंदर ले डाला था, याद है, हल्का हल्का सा दिख रहा था, पाथ चेंज हो रहा था। पाथ चेंज होना, द चेंज इन अ पाथ ऑफ अ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम अ वन मीडियम टू द मीडियम इज कॉल्ड एज व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा मान लो दोनों मीडियम सेम होते तो सीधा इस पे चली जाती। It will bend if it is bending towards a normal, or it can happen कि it will go away from the normal also, वो दूर भी जा सकती है। इसको बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्शन। तो हेडिंग क्या बनती है अगली हमारी, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल और away from the normal, towards the normal और away from the normal, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सर ऐसा क्यों होता है भाई, इसका रीजन में तो होगा, चेंज इन ऑफ मीडियम, ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, खेल सर चेंज ऑफ मीडियम, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। लाइट चल रही थी एयर में, तेज थी क्या, हाँ। लाइट चल रही है किसी लिक्विड में, धीमे है क्या, हाँ। तुम सोच लो ना यार, तुम पानी में खड़े हुए हो और तुम हवा में खड़े हुए हो, हवा में मतलब आसपास एयर है, वो जमीन पे ही, तुम ऐसे चलना शुरू कर गए और तुम स्विमिंग पूल में चलना शुरू कर गए, कहां तेज चल पाओगे। तो मतलब हम लाइट के पार्टिकल को ऐसे समझ लेते हैं बस कि किसी डेंसर मीडियम में वो तेज नहीं चल पाती, एयर में सबसे तेज चल पाती है। स्पीड का चेंज होना बेंड होने का कारण है। बट सवाल यह है कि बेंड क्यों दिखा रहे हो। देखो मैं इसको उल्टा कर लेता हूं डायग्राम को। मान लीजिए हम रे ऑफ लाइट को अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजते हैं, यानी कि हम लोग ऐसे भेजते हैं, मान लो ये लाइट है, ये नॉर्मल है, बोलो हाँ। ये कौन सी लाइट है, इंसिडेंट रे, बोलो सही है क्या। ये कौन है बच्चों, नॉर्मल, सही है क्या। रे ऑफ लाइट जानी चाहिए थी ऐसे, गई कहां, ऐसे, ये बनी मेरी रिफ्रैक्टेड, क्या बनी, रिफ्रैक्टेड रे। ये सारा डेंसर मीडियम है, ये सारा रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। मेरा जो सवाल है वो समझने की कोशिश करो कि हां देयर इज अ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, डेफिनेटली there must be a change. When a light goes from one medium to another medium, there is always a change in path. This is called refraction. But why there is a change in path? As there is a change in speed. Speed change होगी सर, speed change होगी, हाँ होगी सर। Whenever there is a change in speed, we need to represent that change with the help of a deviation. ये जो नॉर्मल है ना सर, नॉर्मल, मैंने इसको नाम दिया प्लेन ऑफ जीरो एनर्जी। मैंने ऐसे प्लेन बना दिया, कैसे, प्लेन ऑफ जीरो एनर्जी। ये बेसिकली वो प्लेन है या फिर ये वो लाइन है जो मिनिमा को रिप्रेजेंट करती है किसी सिचुएशन के। आप ऐसे समझो कि जब ये लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में गई, इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। जब इसकी स्पीड कम हो गई, इस कमी को दर्शाने के लिए कहां जाऊं, टुवर्ड्स अ नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मल वाला मिनिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहां से गया, डेंसर से रेयर में मेरी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अरे डेंसर से रेयर में क्या स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। जब स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बड़ी भी दिखानी है, नॉर्मल के पास जाऊं या दूर, नॉर्मल मां है,
एक ऐसी स्टेट जो न्यूट्रल होती है हमेशा, ऐसी स्टेट जो हमेशा न्यूट्रल होती है। लड़ लो मम्मी से और थोड़ी देर बाद जाके हक कर लो, जट पागल, मान न्यूट्रल स्टेट में होती है हमेशा। ये न्यूट्रल स्टेट है हमारी नॉर्मल। ज्यादा बढ़ती हुई एनर्जी को कैसे दिखाऊं? अवे। कम एनर्जी को होते थे कैसे दिखाऊं? टुवर्ड्स। एनर्जी बढ़ती है हम इससे दूर जाते हैं, एनर्जी घटती है हमें माँ याद आती है। दिस इज ट्रू। नॉर्मल इज अ प्लेन ऑफ मिनिमम एनर्जी, नॉर्मल लाइन इज अ लाइन ऑफ मिनिमम एनर्जी। तो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, we always move away from normal. When we go from a rarer to denser, it will move towards the normal. This is the fact. But the main reason is what? The change in speed. तो आपसे पूछे what is the cause of refraction? भाई what is refraction? पता है सर refraction क्या है सर? Refraction क्या है? A bending of a light towards the normal or away from the normal. When it goes from a one medium to another medium, there must be a change. And why this occurring? Due to change in a speed. Due to change in speed, due to change in speed of a light when it goes from one medium to another, it goes from one medium to another. अभी इतना समझ में आ गया तो हमें अब रिफ्रैक्शन समझ में आने लगेगा। ये लिखे तुम लोगों ने बेटा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? हाँ, बेंडिंग ऑफ अ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एंड व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? कि साहब स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज को दिखाने के लिए या तो नॉर्मल से दूर जाएंगे या नॉर्मल के पास आएंगे, डिपेंड करता है। स्पीड बढ़ रही है फिर स्पीड। अब मैंने लास्ट क्लास में भी एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था मिरर वाला। मैंने कहा था कि मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे गई, इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां से गया रिफ्लेक्ट हो गए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मैंने दिखाया था आई और आर बराबर बराबर होते हैं। और मैंने एक चीज और दिखाई थी जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये कि लाइट ऐसे गई, सरफेस पे इंसिडेंट हुई, ऐसे नहीं निकलती, ऐसे नहीं निकलती, ऐसे नहीं निकलती। कैसे जाती है? ऐसे जाके इसी प्लेन में, इसी प्लेन, ये वाला प्लेन था हमारा, याद है, इसी प्लेन में वापस निकलती है। लाइट रे जब भी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट बैक होकर जाती है तो उसका प्लेन सेम रहता है। समझते हो प्लेन सेम? कि लाइट ऐसे आई, इंसिडेंट हुई, यहां से इसी प्लेन में वापस आएगी। ऐसा नहीं कि थोड़ा एंगल पे बाहर निकलेगी, उसी प्लेन में रहेगी, दैट प्लेन। यहां पे रिफ्रैक्शन में भी ये रूल एप्लीकेबल है। ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मेरा नॉर्मल है, और ये मेरा है रिफ्रैक्टेड रे। क्या है ये मेरा? रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट, नॉर्मल, refracted ray lies in a same plane. This is first law of refraction. First law of refraction. अच्छा, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होगा, नॉर्मल के साथ वाला एंगल इंसिडेंस एंगल होगा। ये वाला एंगल मेरा कौन सा होगा? ये वाला, ध्यान लगाओ, ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अरे बोलो तो सही यार। अच्छा, साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे आई और आर की वैल्यू सेम तो नहीं होती होगी। ऑफ कोर्स यहाँ पे आई और आर की वैल्यू सेम तो नहीं हुई। आई यहाँ पे कौन सा? ये वाला, और आर कौन सा? ये वाला। नहीं, ये नहीं, ये वाला, यहां से यहां तक बोलो सेम तो बिल्कुल नहीं होता होगा। तो फिर क्या इनके बीच में कोई रिलेशन होता है? हाँ, होता है। साइन आई अपॉन साइन आर ये कांस्टेंट होता है हमेशा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे रिफ्लेक्शन में बढ़िया था आई बराबर आर, 30 डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो 30 डिग्री पे ही वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पे आई और आर बराबर नहीं होता, लेकिन साइन आई और साइन आर का रेशो हमेशा सेम रहता है।
आप आई को चेंज कर लो, आर चेंज हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन जो साइन आई अपॉन में साइन आर का वैल्यू है वो कभी चेंज नहीं होगा फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, फॉर एवरी पर्टिकुलर मीडियम द रेशियो विल रिमेन सेम। द रेशियो ऑफ sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant. यानी sin I upon sin R is always a constant, and this constant is called as what? Mu, जिसको मैंने अभी पढ़ाया। नाम क्या है इसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू विल डिसाइड कि साइन आई अपॉन में साइन आर की वैल्यू क्या होगी। आपके आई की वैल्यू अलग अलग होगी तो आपके आर की वैल्यू भी अलग अलग होगी, लेकिन उनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। तुम इतने मायूसी से देख रहे हो, मतलब तुम्हें तरस आ रहा, तुम बे हाँ तुम हाँ बोलो ना, क्या हुआ? ये तो कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा ना, देखने से सब चल जाएगा, देखते तो तुम सारा दिन हो। चिन्मय तुम इतना सीरियस से क्यों दिखाई दे रहे हो आज? नहीं ऐसे ठीक हो, बहुत बढ़िया। बताओ ना, साइन आई अपॉन में साइन आई इक्वल्स टू क्या आ गया? म्यू आ गया। इस रूल का नाम रखा गया था स्नेल्स। ये रूल है स्नेल्स लॉ। क्या है इसका नाम? स्नेल्स लॉ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस, वहां पे एंगल आई बराबर एंगल आर था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में था, वो था। रिफ्रैक्शन में दो लॉज हैं, पहला वही पुराने वाला, इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड सेम प्लेन में, एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है, बट साइन आई अपॉन में साइन आर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू किसके बराबर है? म्यू के। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, कई किताबों में ना म्यू को एन लिखा जाता है, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है? मुझे सर कुछ नहीं, हमें क्या मतलब है, तो म्यू लिख लो, एन लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन जनरल नोटेशन है, एनसीईआरटी उसे एन लिखती है। बट मेरे ख्याल से तुमने आज तक बचपन से म्यू ही देखा है, म्यू ही देखा है, तुमने देखा ही नहीं है इसको। तुम कह रहे हो ऐसे नहीं, तुमने क्या देखा है इसको? कहता हमने कहाँ देखा? सर ये सब चीजें थोड़ी ना देखते हैं हम। क्या देखा है पंडित जी? कुछ तो बोलो। हाथ में रक्षा कवच, गले में रुद्राक्ष की माला, क्या दृश्य है। बटन बंद कर लो, सामने सब दिखाई दे रहा है। अरे बंद कर लो। बाहर मिलते तो मैं तुम्हें अप्रिशिएट करता, क्लास में थोड़ा नहीं। टोपी मास्टर बोलो, ओ टोपी मास्टर कबीर, क्या? साइन आई बाय साइन आर क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो हो सकते हैं। आप समझिए, मान लीजिए मैं यहां मीडियम 1 लिख रहा हूं, यहां मीडियम 2 लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है मीडियम 1 एयर ही हो, जरूरी नहीं है कि मीडियम 1 कुछ भी हो सकता है। बाहर ग्लास है, अंदर पानी है, बाहर ग्लास है, अंदर पानी है, बाहर पानी अंदर ग्लास है, बाहर ग्लास है अंदर पानी है, अंदर एयर है, बाहर वाटर है, वाटर, कुछ भी हो सकता है ना। हमने बोला मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे गई, यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रे ऐसे चली गई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, सही है क्या? 1 और 2 में से टेंसर कौन बता दे? कौन सा मीडियम ऑप्टिकल टेंसर है? 1। अरे 2 कैसे हो गया? 1। डेंसर से रेयर, तभी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है। तो साइन आई अपॉन में साइन आर लिखा बेटा, सही है? बोलो, साइन आई अपॉन में साइन आर लिखा, बोलो क्या बनेगा? इक्वल्स टू म्यू बनेगा। लेकिन म्यू तो सब 2 हो सकते हैं ना, तुम ध्यान दे बेटा, म्यू तो 2 हो सकते हैं ना। 1 का 2 के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, 2 का, अब चिन्ह में बताएगा सर कौन सा होगा? डेंसन अपॉन, अपॉन कहां से आ गया? ऊपर क्या लिखूं? बोल, ऊपर क्या लिखूं? वेरी गुड, इसकी स्माइल ने बता दिया 1, इसने ऐसा कराया 1। यानी जब भी लाइट 1 से 2 में आएगी तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा 1 के रिस्पेक्ट में। जिसके अंदर रिफ्रैक्शन हो रहा है, किसके अंदर हो रहा है? 2 के अंदर है, 1 के अंदर, तो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाएगा ना। उल्टा कर दो, यहां से लाइट गई, 2 से जा रही है, कहां पे 1 जा रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल चलेगी, सही है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई यहां, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर यहां, बोलो क्या? साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू, बोलो म्यू किसका? 1 का विद रिस्पेक्ट टू, बिकॉज जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है
उसका म्यू लिखना है। इसका एक तरीका और है बेटा याद करने का, बस ये ध्यान रखना कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है। जैसे मैंने यहां लिखा ना, जैसे यहां लिखा मैंने 9, यहां लिखा 7, पढ़कर बताइए बेटा क्या है ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 9 विद रिस्पेक्ट टू। जब भी ऐसा लिखा जाता है तो ध्यान रखना ऊपर वाले मीडियम से नीचे वाले मीडियम में लाइट जा रही होती है। यानी रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रैवल कर रही होती है? अगर चेक करें यहां से कहां ट्रैवल करती है 1 से 2, हाँ सर सही तो लिखा है, बोलो। यहां कहां से कहां ट्रैवल करती है 2 से 1, सर हाँ। तो ये भी तरीका है लिखने का, याद रखने का। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे एक और तरीके से लिख के दिखाता हूं। मान लो ये मीडियम सेपरेटिंग है, यहां पे 7 है, यहां पे 9 है, बोलो क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर, बोलो। यहां 7 या 9, यहां 9, यहां ये ड्रॉ कर लेना प्लीज, छोड़ो एक दो डायग्राम ड्रॉ करो फटाफट। स्नेल्स लॉ लिख लोगे अब तो? हाँ स्नेल्स लॉ, अबे बोलना, लिख लोगे? साइन आई अपॉन में साइन आर इक्वल्स टू, ठीक है साहब। एक नोट डालो, दो चीजें करा रहा हूं लास्ट क्लास में, एक है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी और एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उल्टा करने का सिद्धांत। रिवर्सिबिलिटी, रिवर्स करने का सिद्धांत क्या है? अच्छा मान लो कभी मैं आपको बोलूं कि साहब, मान लो कभी मैं आपको बोलूं कि साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर 9/8 है। मैं आपको बोलूं मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है? 9/8 है, 9/8 है। क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि सर वाटर का क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास? तो बड़ा सिंपल सा रूल है, तो उल्टा कर दो। आधे बच्चों ने तो इसे पकड़ लिया, कहते उसने कहा था उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ उल्टा, बोलो तो उल्टा कर दो। सवाल सर ये कहां से सीखा आपने, मतलब कहां से ले आए? तो वो प्रिंसिपल मैं आपको सिखा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ध्यान लगाएंगे सारे। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई पेय पदार्थ है,
पीने लायक, ठीक है ना। हाँ अब खुशी सी आई। रे ऑफ लाइट ऐसे गई मान लीजिए, सही है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा ऋषभ, आई। ये क्या है मेरी इंसिडेंट रे, ये कौन है मेरा डॉट 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 नॉर्मल। रे ऑफ लाइट कहां जाएगी एंजल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स, डिपेंड्स। अबे बाहर एयर बोला, अंदर पेय पदार्थ बोला, पीने का सामान कुछ भी हो सकता है भाई, सोडा बंटा शराब, मतलब कुछ भी, लेकिन पीने का होना चाहिए, समझ रहे हो। ये मान लो एयर है बाहर, अंदर वाटर है, कुछ भी ले सकते हो, हाँ जी। अंदर बाहर रेयर है, अंदर क्या है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल है अवे, तो टुवर्ड्स मुड़ गई लो सर, सही है क्या। एंगल और रिफ्रैक्शन ये मार्क कर दूं क्या, सही है। यहां पे अंदर चली गई, बताओ इस पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए स्नेल्स लॉ क्या होगा, स्नेल्स लॉ, बहुत ही बढ़िया, मेरे बच्चों ने बोल दिया, साइन अपॉन साइन इक्वल्स टू म्यू। म्यू कितना, मान लो इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, कितना 1 ऊपर 2 नीचे। रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है, 2 में हो रहा है, 1 के रिस्पेक्ट में। रे ऑफ लाइट कहां से कहां जा रही है, वो भी दिख रहा है सर, सही कह रहे हो आप। अच्छा मान लो यहां पे नीचे मैं एक मिरर रख दूं, मिरर, मिरर, मिरर पे जब भी लाइट पड़ती है परपेंडिकुलरली, मिरर पे जब भी लाइट पड़ती है तो वो अपने आप को वापस रिट्रेस करती है उसी पाथ से, बाउंस बैक भी बोल सकते हो उसको, बट बाउंस बैक किसी एंगल पे भी हो सकता है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली सेम पाथ को रिलेट कब रिट्रीव करेगी वो, या रिवर्स कब करेगी, ट्रेवर्स कब करेगी, जब वो नॉर्मली पड़ेगी। ऐसा हुआ तो लाइट वापस से जाएगी, बोलो ऐसे गई और सेम पाथ को ट्रेवर्स करते हुए बाहर निकल गई, उस स्थिति में मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर हो गया और मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई हो गया। सो वाई आफ्टर बाउंसिंग बैक या आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, बोलो क्या बनेगा, स्नेल्स लॉ क्या बनेगा, साइन आर अपॉन में साइन आई, क्योंकि मेरा एंगल आर इंसिडेंस एंगल बन गया और मेरा एंगल आई रिफ्रैक्शन एंगल बन गया। मैं बोलो तो सही, तो भाई लोग ये क्या आ गया, म्यू, कहां से कहां, 2 से, रिफ्रैक्शन कहां हो रहा है 1 में, सही तो है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ऑन मल्टीप्लाइंग, ऑन मल्टीप्लाइंग, बोलो जी क्या आया, ऑन मल्टीप्लाइंग आया साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल मल्टीप्लाई बाय साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2, सही है क्या। साइन आर से साइन आर कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया, 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, म्यू 2 1 इंटू म्यू 1 2, बोलो तो सही बच्चों। यानी मैं बोल सकता हूं कि म्यू 1 2 1 अपॉन में म्यू 2 1 है, उल्टा हो गया ना। उदाहरण दूं एक, सुनो, जैसे मान लीजिए हम बोले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, ये होगा 9/8 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में म्यू डब्ल्यू जी, तो म्यू डब्ल्यू जी कितना आ जाएगा 8/9, समझ में आया क्या। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, नोट करना है। अच्छा ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं क्या ये एग्जाम में आता है, नहीं नहीं आता, ये आपके बुकलेट के स्टार्टिंग के 9 पेजेस जो मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको, आपके बुकलेट जब आपको मिलेगी अगली क्लास में, आप देखो तो स्टार्टिंग 9 पेजेस ऑफ योर बुकलेट, ये मैंने लिखे हुए ऑलरेडी आपके बुकलेट में पहले से लिखे हुए, तो क्या पढ़ने जरूरी है ये सर बहुत जरूरी। अच्छा ये हम लोग मान रहे हैं ये तुमने 10th क्लास में पढ़ लिया है क्योंकि ये पढ़ा था वहां पे, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होता, कई बार एग्जाम नहीं दिया होता, डिलीटेड था सर, बहुत कुछ डिलीट हुआ है सर आपकी जिंदगी से, इस कोविड में आपकी जिंदगी से बहुत कुछ डिलीट हुआ है, लेकिन सर वो जिंदगी में प्लस होगा ही होगा क्योंकि आना तो वो है। इफ यू आर स्टडिंग रे ऑप्टिक्स और आप बोलो सब 10th में नहीं पढ़ा था तो सर इसलिए मान रहे हैं कि हमने पढ़ा दिया है, तो अगला पार्ट ले लेते हैं, फटाफट से नोट कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक। चलें दीदी, दीदी चलो आगे चलो, शीट नहीं है वो दीदी पीछे किसी को खत्म हो गया क्या सब? वो देखो बिल्डिंग के बैठी हुई है, घर थोड़ा लेके जानी है। एक बच्चे के पास कल 8 शीटें निकली है बैग में से। अच्छा उसने नहीं बताया, सब पड़ोसी बता रहा है कि सर इसके बैग में था ना कुछ है, और मुझे भी लालसा हुई कि क्या है पता नहीं। ऐसे खोला क्या था, मैं कहा यार ये क्या है, कैसे वो रख ली कि काम आ जाए। बहुत बढ़िया काम की चीज रखी है। चलो तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम एक जगह इस्तेमाल करेंगे और मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर मैं आप लोगों के ऊपर डिस्कशन छोड़ूंगा आज। ध्यान लगाएंगे सारे। मान लीजिए हमारे पास एक स्लैब है और ये स्लैब भी ना एक सिंगुलर स्लैब नहीं है। आप देखो इसके अंदर ना 2 मीडियम्स हैं। एक स्लैब है, इसमें 2 पोर्शन मैंने बना दिए हैं। यहां पे मीडियम नंबर 1 लिख दिया, ये मीडियम नंबर 2, ये मीडियम नंबर 3 और ये मीडियम नंबर 1 वापस आ गया। अभी क्या है कि मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल बनाया मैंने एक, ये मेरा हो गया नॉर्मल नंबर 1 n1। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस i, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस i, सही है। रे ऑफ लाइट यहां से लेके यहां जा रही है। मान लेते हैं 1, 2 और 3 में से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबका, बिकॉज अगर सेम हो गया तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं ना, मीडियम चेंज नहीं हुआ तो। ऐसे में मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूं, ऐसे मत मानना, मैं अपनी अजम्पशन ले रहा हूं कि 1 जो है 2 जो डेंसर है, तो रे ऑफ लाइट कहां जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। बेंड होगी क्या, देखो जरा, सही है। अच्छा ये एंगल मान लिया मैंने कितना है r1, कितना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये सरफेस पे पड़ा, जब ये सरफेस पे पड़ा जरा ध्यान लगाओ, क्या ये एंगल भी r1 होगा? वो ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते थे ना उसको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, सही है, ये r1 हो गया। अच्छा मैं कह रहा हूं दोबारा से कि मान लो ये और जो है ये और डेंस है, मतलब 3 जो है बिल्कुल और ही गाढ़ा है, मतलब समझ रहे हो, ऑप्टिकल डेंसिटी और ज्यादा है, तो क्या होगा, थोड़ा सा और मुड़ गया, सही है क्या। तो ये हो गया मेरा लेट्स सपोज r2, तो यहां भी कितना होगा एंगल r2, सही है क्या। अब ये बाहर निकला। अच्छा मीडियम 1 वापस आ गया। हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को अगली क्लास में टाइम लगेगा तो प्रूव करवाऊंगा, कि जब भी किसी स्लैब से लाइट बाहर निकल कर आती है तो जब वो उसी मीडियम में आ गई जहां से वो एंटर करी थी, तो वो लाइट उस वाली लाइट के, ये जो इंसिडेंट लाइट थी, ये इंसिडेंट लाइट थी, वो इंसिडेंट लाइट से लेटरली डिस्प्ले, लेटरली क्या होता है, लेट के, मतलब खिसक जाती है, परपेंडिकुलरली, लेटरली मतलब परपेंडिकुलरली, लेटरली शिफ्ट हो जाती है। यानी ये रे ऑफ लाइट जब ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी, तो हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि ये जो है आप देखो इसके क्या आ गई है, लगभग समझ में आ रहा है, पैरेलल आ गया, लेटरली डिस्प्लेस हो गई है। कैसी हो गई है, लेटरली डिस्प्लेस। मेरा वैसे मन है नहीं बनाने का, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं बना देता हूं। ये मैंने ऐसे बना दिया और मैंने शो कर दिया कि हमारी लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा, डायग्राम मुझे ठीक तो नहीं लग रहा, बट चलो दोबारा कोशिश करता हूँ बनाने की, कि ये हमारी लाइट जो है, सही है, ये लेटरली डिस्प्लेस हो गई। चलो खैर टॉपिक इस बार लेटरल डिस्प्लेसमेंट का नहीं है, क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी मुझे याद है आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ाया गया था, आपके में तो डिलीटेड था वो। कमेंट ऐसे नहीं, दूसरे में कमेंट नहीं, क्लास में है ना। तो लेटरली डिस्प्लेस हो जाती है, यार वो टॉपिक अभी यहाँ नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ, अच्छा इस वाली लाइट को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। उसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अंदर बना दिया और ये इमर्जेंस एंगल बना दिया। हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। इसको लिख देता हूं, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के, एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है। तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, तो यानी I बराबर E होगा। तो अपन सब क्या कर रहे हैं, हम लोग सब स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। शुरू करूं, तो मेरे ख्याल से 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B और पॉइंट नंबर C। शुरू करो, ध्यान से देखना, बस बता देना मुझे, क्योंकि इसके बाद मैं क्लास छोड़ दूंगा। ध्यान लगाना, एट A, फिर आराम से लिख लेना, एट A स्नेल्स लॉ बताना क्या होगा, साइन I अपॉन में
साइन आर वन है ना, साइन आर वन इक्वल टू क्या होगा बताना, म्यू यहां 1 यहां 2, बोल के सुनाना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, एट बी बोलना बेटे, साइन आर वन डिवाइड बाय साइन आर टू इक्वल्स टू म्यू, नीचे आएगा 3 ऊपर आएगा, पढ़ के बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है बेटा, आखिरी बचा एट सी, लगाओ बेटे, साइन आर टू डिवाइड बाय साइन, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये मेरा एंगल ऑफ इमर्जेंस है, साइन ऑफ आर टू डिवाइड बाय साइन ऑफ ई इक्वल्स टू म्यू, यहां पे 1 यहां पे 3, सही है क्या, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, बताना क्या बना, साइन आई अपॉन में साइन, लिखो मत, ध्यान लगाओ बेटा सारे बस, साइन आई अपॉन में साइन आर वन मल्टीप्लाई बाय साइन आर वन डिवाइड बाय साइन आर टू मल्टीप्लाई बाय साइन आर टू डिवाइड बाय साइन ई इक्वल्स टू, हाँ जी बोलो, म्यू 2 1 यहाँ, म्यू 3 2 यहाँ, म्यू 1 3 यहाँ, सही है क्या, हाँ जी, साइन आर वन से साइन आर वन गया, साइन आर टू से साइन आर टू गया, और चूंकि आई की वैल्यू ई के बराबर होती है तो साइन आई और साइन ई भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सही है क्या, क्योंकि ये भी बराबर ही तो हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के हमेशा बराबर होता है। तो बेटा क्या बना, 1 इक्वल्स टू म्यू 2 1 म्यू 3 2 और ये बना म्यू 1 3। यहां तक कोई डाउट बेटा? अब जरा इसको ऐसे समझना, जरूरी नहीं है ये ऐसा ही हो जैसा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बट थोड़ा सा मान कर चलो, अगर 1 वाला मीडियम एयर है, अगर है तो जनरली होता भी होगा, कोई भी ग्लास स्लैब उठाओ, लैब में देखा भी तुम लोगों ने होगा, स्लैब देखा तुम लोगों ने ना, तो जब ग्लास स्लैब देखो तो ऊपर नीचे नीचे हवा ही होती है बस। तो यूजुअली 1 मीडियम एयर है अगर, तो ये बना 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये बना 3 का विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये बना एयर का विद रिस्पेक्ट टू 3। ये कुछ उल्टा लग रहा है, ये कुछ अलग लग रहा है, क्योंकि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में तो लिखा है, बट एयर का विद रिस्पेक्ट टू किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में कभी भी नहीं लिखा। इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं इसे ना नीचे ले जाता हूं यहां पे। इससे क्या होगा, इससे सर ये होगा कि 1 अपॉन में ये म्यू 1 3 हो गया, इक्वल्स टू ये कितना आ गया म्यू 2 1, और ये क्या हो गया मी 3 2, बोलो हाँ। अब यहां मैंने लगाया प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, क्या लगाया, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से ये हो जाएगा म्यू 3 1, बोलो हाँ, इक्वल्स टू ये क्या आ गया, ये आ गया म्यू 2 1 और ये आ गया म्यू 3 2, तो ये म्यू 3 1 डिवाइड बाय म्यू 2 1 बराबर किसके आ गया, म्यू 3 2 के बराबर आ गया। जस्ट फॉर अ सेक ऑफ सिंपलिसिटी आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 1 को एयर ले लूं, जो कि मैंने एग्जांपल के लिए कहा था आप लोगों को, और अगर मैं 2 को ग्लास ले लूं या वाटर ले लेता हूं, और मैं 3 को ग्लास ले लूं, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा फैब्रिकेट हो जाएगा। कैसे बताओ, ये बन जाएगा म्यू वाटर, नहीं म्यू ग्लास डिवाइड बाय म्यू वाटर, ऊपर एयर बोलो हाँ। एयर को लिखा नहीं लिखा चलेगा क्या, एयर को लिखा नहीं लिखा चलेगा क्या, है ना, इक्वल्स टू म्यू म्यू 3 3 क्या है ग्लास, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो आज पूरी क्लास का निष्कर्ष ये है कि मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखने लगा, क्योंकि मुझे जो वैल्यूज याद करनी है वो एब्सोल्यूट करनी है, लेकिन इस्तेमाल कहीं बार रिलेटिव करना पड़ेगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जा सकता है। जैसे मैंने क्लास की शुरुआत में आपको बताया कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। तो अगर मैं म्यू जी डब्ल्यू निकालूंगा, क्या निकालूंगा मैं, म्यू जी डब्ल्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा म्यू जी डिवाइड बाय म्यू डब्ल्यू। म्यू जी कितना है 3/2, म्यू डब्ल्यू कितना है 4/3, कितना आएगा 9/2। अभी शुरुआत में मैंने इस्तेमाल किया था ये,
तो ऐसे हवा में नहीं किया था, मैं वैल्यूज के साथ बात कर रहा था। तो ये हमारा रिलेशन बन गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, किसके साथ? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। गॉट माय पॉइंट? सो दैट्स इट फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हियर। नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ द फर्दर कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये जब हमने सीखा ना तब जाके हमें लेंस लॉ समझ में आएगा, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस समझ में आएगी, ग्लास ग्लोब समझ में आएंगे। इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। लेक्चर जो अगला लूंगा इसी से आगे लूंगा, तब तक के लिए इसे रिवाइज करो, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं। नोट कर लिया तुम लोगों ने? अभी नोट कर लो, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना? अभी पूरा दिख रहा है, चलो।